कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति, जो कि वर्ग 8, 9, 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्लास 10 के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। देखिएगा, जैसे आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। और प्रश्नावली जो वर्ग 10 का फर्स्ट होगा उसमें इसका जिक्र हुआ हो, और इसके प्रयोग के द्वारा हम बहुत सारे प्रश्नों को उसमें हल करेंगे। पहला देखते हैं, सबसे पहले संख्या पद्धति हमको पढ़ना क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले आता है कि प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं। तो देखिएगा, वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 1 से होती है। कहाँ से होती है? 1 से होती है और अनंत तक लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे बात आ रहा है, करें कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वह 1 होता है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली प्राकृत संख्या क्या है? पहली अगर सबसे छोटी प्राकृत संख्या देखें तो 1 हो गया। अब फिर उसके बाद से दो प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर जो 1 होता है उसको देखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 5 ले लिया और 6, ये क्या है? लगातार लिए है। तो दोनों के बीच का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या में से जब हम छोटी संख्या घटाएंगे तो अंतर क्या आएगा? 1 आएगा। उसी प्रकार देखिएगा यहाँ पे संख्या को लिखते कैसे है। सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 1 हो गया। और जब हम अंतर को जोड़ेंगे, यानी कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, तो 1 जब इसमें जोड़े तो क्या हुआ? 1 के बाद वाली प्राकृत संख्या हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है प्राकृत संख्या में, वह कितने का होता है? 1 का होता है। और 1 से शुरुआत होती है और इसको हम अनंत तक लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से देखते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 0 से होती है और अनंत तक लिखी जाती है। शुरुआत कहां से होगा? 0 से, लेकिन उसको हम लोग लिखे कहां पे? अनंत तक, यानी कि जिस संख्या का कोई अंत ना हो। लेकिन फिक्स है कि शुरुआत कहां से हुआ है? 0 से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। शुरुआत कहां से हो रहा है? 0 से, और लिखी कहां तक जाएगी? अनंत तक। उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? तो उस संख्या को हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। एक बात और है, अगर एक प्राकृत संख्या में हम 0 जोड़ दें, प्राकृत संख्या जैसे कभी बताए हम 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। लेकिन जब इसमें हम 0 को ऐड कर देते हैं तो एक संख्या क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी कि कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 क्या होता है? 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता है, 0 आता है आपका पूर्ण संख्या, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या यहाँ पे देखेंगे, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब कह रहे हैं कि दो लगातार सम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वह 2 का होता है, ठीक है। अभी हमने बताया प्राकृत संख्या में और क्या होता है? दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। लेकिन अगर हम सम संख्या का देखें तो सम संख्या में दो लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। कई बार डायरेक्ट प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ में देखने के लिए मिलेगा। जब वर्ग 10 का एग्जाम देंगे तो उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है उसमें देखने के लिए इस तरह के प्रश्न मिलते हैं। प्रश्न देख के देगा कि दो लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लगातार 2 संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 हो गया और 6 हो गया। अंतर के लिए क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का मान घटाएंगे। यानी कि यहाँ पे अगर हम 6 में से 4 घटाते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। यानी कि दो लगातार सम संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वह कितने का होगा? 2 का होगा, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी सम संख्या हम देखेंगे यहाँ पे 2, और 2 में फिर उसके अगली संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 जोड़ना पड़ता है। तो 2 में हम 2 जोड़े तो 4 हो गया। फिर उसके बाद से 4 के बाद वाली प्राकृत संख्या प्राप्त करने के लिए, सम संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? फिर इसमें 2 ऐड करेंगे। इस प्रकार क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट अनंत तक इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद से संख्या पद्धति में देखते हैं विषम संख्या, ओड नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर किसे कहते हैं।
करें कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहते हैं हम लोग विषम संख्या। ठीक है, जैसे में देखिएगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे विषम संख्या। और सबसे छोटी अगर विषम संख्या का बात करें तो क्या होता है, 1 होता है। और दो लगातार विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, यहाँ पे देखिएगा एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न क्या होता है, डायरेक्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप लोग को देखने के लिए पेपर में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो लगातार विषम संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे 5 ले लिया और 5 के बाद क्या होता है, 7 होता है ना, दोनों के बीच का हम अंतर लेते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, यानी कि 7 में से 5 माइनस करें तो कितना आया, 2 आया। यानी कि दो लगातार विषम संख्या का जो बीच का अंतर होता है वह 2 होता है, या दो लगातार सम संख्या के बीच का भी अंतर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब इसके बाद से देखते हैं, इसके बाद है पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, देखिएगा पूर्णांक संख्या में वैसी संख्या जो धनात्मक या ऋणात्मक के दोनों रूपों में लिखी जाती है, यानी कि वैसी संख्या जो प्लस में भी लिखी जाए और माइनस में भी लिखी जाए, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस संख्या को बोलेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। वैसी संख्या जो धनात्मक या ऋणात्मक दोनों रूपों में, जैसे में देखिएगा यहाँ पे दे रहा है प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस ऐसा ही क्या होगा, 2 होगा, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस क्या होगा आपका 4 होगा। जैसे देखिएगा कोई संख्या रूट में होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 16 है। ठीक है, तो जब हम रूट से इसको बाहर करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस और माइनस, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में निकल करके बाहर आएगा। इस प्रकार क्या होगा, जो संख्या रूप में है अगर वह पूर्ण संख्या के रूप में बाहर आती है तो क्या होगा, प्लस में भी होगी और माइनस में होगी। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या, क्योंकि ये क्या है, प्लस में भी लिखी जा रही है और माइनस में भी लिखी जा रही है। ऐसे संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर लिखते हैं। जैसे देखिए ये संख्या रेखा हो गया आपका, ये 0 हो गया, एक यहाँ पे कुछ अनुपात ले लेते हैं। संख्या रेखा के जो दाईं तरफ हम संख्या को लिखते हैं, तो ये जैसे कि यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4 5, दाहिनी तरफ संख्या क्या होती है, प्लस में, बाईं तरफ क्या होती है, माइनस में होती है। -1 यहाँ पे लिख देंगे, -2 -3, यानी कि जो संख्या रेखा पर हम जिस संख्या को लिखते हैं धनात्मक या ऋणात्मक दोनों रूप में, उसी को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, और पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखी जाती है। इन सबका इस्तेमाल प्रश्नावली जो पहला चैप्टर है आपका वर्ग 10 का, उसमें किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है आपका भाज्य संख्या। सबसे पहले की भाज्य संख्या किसे कहते हैं, दे दीजिए। करें कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या का हम बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा आपका 4। देखिए अगर से परिभाषा क्या कह रहा है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हो गया, और अपने आप में क्या है, संख्या 4 है, इसके अलावा भी किसी संख्या से विभाजित होती है। तो 4 क्या है, 1 से तो कटेगा ही, 4 से कटा है, इसके अलावा अगर हम देखें तो यह 2 से विभाजित होगा, 2 से 2 बार में कटेगा, यानी कि 4 क्या हुआ, 4 सबसे छोटा होगा आपका भाज्य संख्या। तो याद रखिएगा, कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में डायरेक्ट पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा आपका 4। एक प्रश्न आपसे और आता है, हमने तो सबसे छोटी देख लिया, सबसे छोटी यहाँ पे समभाज्य होगा, लेकिन अगर यही प्रश्न थोड़ा सा देगा आपको बढ़ा करके कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या में क्या होगा, ये होगा आपका 9। 9 के पहले ऐसा कोई विषम संख्या नहीं है जो क्या हो, भाज्य संख्या है। देखिए कैसे 9 क्या होगा, परिभाषा के अनुसार एक तो आपको 1 से कटेगा और एक क्या होगा आपका 9 से, लेकिन इसके अलावा भाज्य संख्या का शर्त क्या है कि एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो। तो 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी अगर विषम भाज्य संख्या देखें तो क्या होगा आपका 9 होगा। ठीक है, और समभाज्य कहेगा तो क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब उसके बाद से देखेंगे, ध्यान दीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। उसके बाद से है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। 10वीं क्लास के प्रश्नावली अगर हम 1.1 से लेकर के 1.4 तक देखें तो
सभी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले इसका परिभाषा देखते हैं। प्राइम नंबर क्या होगा इसका इंग्लिश, करेक्ट, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुनिएगा एक बार, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से करेक्ट पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या है तो क्या होगा, 2 होगा। जैसे कि अभाज्य संख्या में आएगा 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट 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 करके, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो 15 होती है। डायरेक्ट प्रश्न में आया था, आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा, उसमें दिया हुआ था कि 1 से 50 तक के संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो कितना होगा, याद कर लीजिए, कितना होगा आपका, 15 होगा। और अगर 1 से 100 तक के बीच की संख्याओं में अगर अभाज्य संख्या का मान पूछे कि कितना उसका संख्या होगा तो क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। एक बात यहाँ पर और देखिएगा, अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या होगा आपका, 3 होगा। बहुत बार होता क्या है कि प्रश्न पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 9 जो कि अभाज्य संख्या में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका भाज्य संख्या, क्योंकि 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और इसके अलावा वह 3 से भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करके अगर हम 1 से लेकर के 50 तक में अभाज्य संख्या को देखें तो कितना होगा, 15 होगा यहाँ, ठीक है। और 1 से लेकर के 100 तक में कितना होगा, तो 1 से लेकर के 100 तक में 25 होगा। बीपीएससी में भी एक बार ये पूछा था। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखते हैं कि शर्त पे उतर रहा है, जैसे 2 हो गया, सबसे छोटा क्या, अभाज्य संख्या। शर्त क्या है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। 2 किससे कटेगा, एक तो फिक्स है कि 1 से कटेगा, और इसके अलावा क्या कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। शर्त क्या है, शर्त है आपका कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो 2 ऐसा सबसे छोटा संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा यार, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। इसी प्रकार के जो भी संख्या है यहाँ पे देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय के रूप में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में भी लिखी जाए और अपरिमेय संख्या के रूप में भी लिखी जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5 क्या हो गया आपका, तो 5 अगर देखा जाए तो 5 है आपका परिमेय संख्या, क्योंकि 5 को हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम बताएंगे परिमेय संख्या परमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा 5 है आपका परिमेय संख्या, क्योंकि 5 को क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखेंगे उससे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद वाले हम स्लाइड में देखेंगे। तो जैसे क्या हो गया, 5 हो गया आपका, 5 हो गया परिमेय संख्या, लेकिन अगर √5 देखें तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार क्या है, 2√5 क्या है, ये भी एक होगा हमारा अपरिमेय संख्या। -5 क्या है, तो -5 होगा एक आपका परिमेय संख्या। इसी प्रकार 2√5 कितना होगा, 2√5 भी होगा एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय, जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में लिखी जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। इसके बाद देखेंगे, अब यहां पे देखिएगा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या की करें कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है जहां q नॉट इक्वल टू, q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और एक शर्त क्या होता है कि q कभी भी शून्य नहीं होता है, q क्या होता है, शून्य के बराबर नहीं होता है, तथा p और q सह अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है जहां पे q यानी क्या होगा, यहां पे देखिएगा, ये हो गया आपका p और ये क्या हो गया आपका q, यानी कि p को हम लोग क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे, और q को क्या बोलेंगे, हर। तो कह रहे हैं कि p
p संख्या के रूप में कुछ भी हो, लेकिन क्यों कह रहे हैं कि जीरो नहीं होना चाहिए, शून्यतर होना चाहिए, यानी कि शून्य को छोड़ करके। वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो वैसी संख्या को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। यहाँ पे जैसे में दिया हुआ है, जैसे मान लें कि 4 बटा क्या हो गया आपका 5 हो गया, ये क्या है p बटा q के रूप में है, क्योंकि 4 क्या कर रहा है, 4 यहाँ पे अंश का काम कर रहा है और 5 क्या कर रहा है, हर का काम कर रहा है। ठीक है, अब जो शर्त है, शर्त क्या है कि q 0 के बराबर नहीं बचे, तो q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। और एक शर्त यहाँ पे और है, करें कि p और q सहआभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहआभाज्य संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है। अगर यहाँ पे देखिएगा, वैसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, सहआभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 हो गया और 5 हो गया, 4 और 5 दोनों का अगर हम एचसीएफ लेंगे ना तो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि p और q क्या है आपका सहआभाज्य संख्या है। इसलिए क्या होगा, 4 बटा 5 1 हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। उसी प्रकार 1 बटा 2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या। 0 बटा 1 भी क्या होगा, परिमेय संख्या। 1 बटा 5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या। अन्य यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके बाद से देखते हैं, उसके बाद से है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, करें कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि √5 है, ठीक है, तो ये आपका √5 हो गया, और एक है आपका √3, यहाँ पे फिर क्या होगा आपका 2 माइनस √2। तो इस संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिएगा एक और होता है, अभी हमने बताया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जब रूट में होती है, जब अभाज्य संख्या जैसे मान लें कि 3 हो गया, फिर क्या हो गया आपका 5 हो गया, फिर क्या हो गया आपका 7, जब अभाज्य संख्या रूट में होती है तब क्या होगा, वो सभी संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे सहअभाज्य संख्या। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभी यहाँ पे परिमेय संख्या की परिभाषा के रूप में देखे थे कि सहअभाज्य संख्या की करें कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है, जिसका q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, और p और q क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो। यहाँ पे देखिएगा सहअभाज्य संख्या की परिभाषा, करें कि वैसी संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2 का 3, यहाँ पे 3 और 5 दिया हुआ है, तो 3 और 5 क्या है, जब हम 3 और 5 का जब हम एचसीएफ लेंगे तो 1 होगा। कोई भी दो संख्या वो फिक्स हो सकता है कि दोनों आपका विषम भी संख्या हो, या एक सम हो और एक क्या हो, विषम संख्या हो। तो जिसका एचसीएफ क्या हो 1 के बराबर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे देखिएगा 3 का अगर हम यहाँ पे 3 गुणे 1 हो जाएगा, और 5 का अगर आप अभाज्य गुणन कर लेते तो 5 गुणे क्या होगा, 1 होगा। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो उभयनिष्ठ संख्या होती है वही क्या होती है, आपका एचसीएफ होती है। तो दोनों का एचसीएफ क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, महत्तम समापवर्तक जिस संख्या का 1 हो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। पहला क्या हो गया आपका, देखिएगा यहाँ पे जोड़ा युग्म के रूप में दिया हुआ है, फिर 5 और 7 का भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। इसलिए क्या होगा, 5 और 7 दोनों को अगर संयुक्त रूप से क्या कहेंगे कि सहअभाज्य संख्या है। 7 और 9 क्या है, तो 7 और 9 भी क्या है, संयुक्त रूप से सहअभाज्य संख्या। उसी प्रकार 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अगर हम 3 ले लें और मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 11 ले लें, ये भी क्या है, तो ये दोनों क्या होगा आपका सहअभाज्य संख्या, यानी कि दोनों विषम संख्या। अगर 2 विषम संख्या लेते हैं तो उसका भी वो भी क्या होगी, वो भी होगी आपकी सहअभाज्य संख्या। या फिर हमने एक 4 ले लिया और यहाँ पर अगर हमने 9 ले लिया, यानी कि एक सम संख्या दूसरा क्या है, विषम संख्या है, फिर भी वो क्या होगा, फिर भी होगा आपका वह सहअभाज्य संख्या, क्योंकि एचसीएफ क्या है, यहाँ पे एचसीएफ होगा हमारा 1, एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब उसके बाद से देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ग 10 का जो चैप्टर 1 होगा 1.1 में इसको विस्तार से पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले क्या कहता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, करेगी a बराबर bq प्लस r, a बराबर क्या होगा, a बराबर bq प्लस r। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहां पे a क्या है, a भाज्य है,
बी क्या होगा, बी भाजक होगा, क्यू का होगा भागफल और आर क्या होगा शेषफल। यहाँ पे देखिए हम और एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये आपको जानकारी नहीं है तो पहला जो 1.1 जो प्रश्नावली वो आपसे नहीं बन पाएगा। ध्यान से देखिएगा, जिससे मान लीजिए कि हम भाग दे रहे हैं, हमने क्या किया 11 में हमने 5 से भाग दिया, कितना से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 2 बार में होगा, 5 दूनी 10, शेषफल क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पे देखिएगा जिसमें हम लोग भाग देते हैं वो क्या होता है हमारा, वो होता है भाज्य, और भाज्य का संकेत क्या होता है 1 होता है। जिससे भाग देते हैं वह क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे बी क्या है, बी यहाँ पे भाजक है, यानी कि भाजक का संकेत क्या होता है बी होता है। अगर इसमें देखें तो भाजक क्या है 5 है, ये तो आपको पता ही होगा। भागफल संकेत क्या हो गया आपका क्यू, ठीक है, और यहां पे क्या हो गया आपका शेषफल, इसका संकेत क्या होता है आर होता है, ठीक है। इसी को हम संयुक्त रूप से क्या करते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, पहले इसको थोड़ा सा हिंदी में लिखते हैं। भाज्य बराबर, ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर है भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल होता है। अब जो भी संकेत है यहाँ पे हम रखेंगे तो देखिएगा ये कैसे प्राप्त होगा, ये कहीं से आया नहीं है, यही क्या है बस रख कर देखते हैं। भाज्य का संकेत क्या है ए है, भाजक क्या है हमारा बी है, और भागफल क्या है क्यू, और शेषफल क्या है आर है। देखिएगा इन्हीं को अगर हम विस्तृत रूप से लिख देते हैं तो यही हो गया हमारा बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर प्रमेयिका क्या है, यह मान लीजिए कि सूत्र है। अब एक शर्त इसमें क्या होता है, शर्त देखिएगा क्या हो रहा है, शर्त है आपका यहां पे लिखा हुआ है, करे कि 0, यहां पे क्या है ध्यान दीजिएगा, करे कि जो शेषफल होगा वह 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। शेषफल क्या है, शेषफल आर है ना, यहां पे देख सकते हैं, शेषफल क्या है 0 से बड़ा है या फिर 0 का क्या है बराबर है, लेकिन आर किसी भी स्थिति में बी से बड़ा नहीं होगा, यानी कि जिससे हम भाग देते हैं उससे आर क्या होगा हमेशा छोटा होगा। आर का मान क्या होगा, आर का मान बी से छोटा होगा, लेकिन आर का मान बड़ा किससे होगा या बराबर किसके होगा, तो 0 के बराबर। शेषफल देखिएगा आप एक एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं। अब मैंने मान लीजिए एक संख्या 11 दिया था और 11 में भाग किससे दिया 5 से दिया था ना, तो जो शेषफल हो सकता है, शेषफल कितना आएगा, शेषफल हम जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा आता है। यहाँ पे शेषफल अगर हम देखें, अभी तो मान लीजिए यहाँ पे 1 आया है, लेकिन शेषफल यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होगा, ठीक है। यही यहाँ पे क्या कर रहा है कि शेषफल क्या होता है आर से, शेषफल 0 से बड़ा होता है लेकिन आर के क्या होगा आर से छोटा होता है, और आर क्या होगा हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होगा, उससे एक ही अंक छोटा होगा लेकिन छोटा होगा। यही क्या है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे प्रश्नों को प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दे रहा है शेषफल ने आर भाजक बी से क्या होता है छोटा होता है, बताया आपको। अब इसके बाद वाला हम स्लाइड देखते हैं, कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग HCF कहते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी से हम आपको निकाल करके बता दे रहे हैं। यहाँ पे हो गया आपका 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 गुणे हम 2 लिख सकते हैं, और फिर क्या है आपका 20 है, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 5 क्या हो गया आपका 20 हो गया। अब दोनों में देखेंगे कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ संख्या कौन सा है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2 है, यानी कि अगर हम 20 से 6 और 20 का अगर उभयनिष्ठ संख्या देखें तो क्या होगा 2, 2 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसमें क्या है 6 और 2 के जो अभाज्य गुणनखंड में सबसे जो छोटा उभयनिष्ठ संख्या था वही क्या हो गया हमारा HCF। तो किसी भी अगर दो संख्या के बीच का हमें HCF ज्ञात करना है तो पहले क्या करेंगे उसका अभाज्य गुणनखंड लेंगे, और अभाज्य गुणनखंड में सबसे जो छोटा उभयनिष्ठ संख्या होगा वही क्या हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा हमारा दोनों संख्याओं का HCF, ठीक है।
इस प्रकार हम इसके आगे देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, यानी कि एलसीएम किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। करेगी किसी भी दो संख्या के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होता है आपका, लघुत्तम समापवर्तक होता है। देखेंगे कैसे होता है। करें किसी भी दो संख्या का जब हम अभाज्य गुणनखंड लेते हैं तो उसमें जो सबसे जो बड़ी जो उभयनिष्ठ संख्या होगी वही क्या होगी, दोनों संख्याओं में उस संख्या की लघुत्तम समापवर्तक। देखिए कैसे, संख्या क्या है 6 हो गया, अभाज्य गुणनखंड इसका लिखते हैं 3 गुणे क्या हुआ 2 होगा, और उसके बाद से क्या है 20 है, 20 का क्या होगा 2 गुणे 2 और फिर क्या होगा आपका 5, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4, 4 5 क्या हो गया 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा अभाज्य गुणनखंड लेना कैसे है। अब देखिएगा जो दोनों में मिल रहा है उसको हम एक बार लेंगे, 2 हो गया, और फिर अगर किसी एक में अगर वह अभाज्य गुणनखंड के रूप में है उसको भी लिए, जैसे 3 है यहाँ पे, 3 को हमने ले लिया। अगर यहाँ पे 20 के भी अभाज्य गुणनखंड होता तो उसको लेते, लेकिन एक ही बार लिखा जाता। उसके बाद से देखिएगा तो इस प्रकार क्या हुआ, हमने 2 भी ले लिया और 3 भी, उसके बाद से क्या बच रहा है, तो उसके बाद से हमारा बच रहा है आपका 5, क्या बच रहा है 5। तो ध्यान दीजिएगा गड़बड़ हो रहा है, 1 2 और होगा, 2 है ना यहाँ पे दोनों 2 लेंगे, ठीक है, और उसके बाद से 3 भी होगा, उसके बाद से क्या होगा 5 होगा। देखिएगा एलसीएम कितना है, 2 दूनी 4, 4 पे कितना हो गया 12, और 12 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 60, यानी कि 12 और यहाँ पे 6 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। अब देखिए भाग देकर देख सकते हैं, 20 का कितना हो गया 60 हो गया। अगर फिर उसके बाद हम देते 12 छके कितने, 12 से भाग 6 दही कितना हो गया आपका 60 हो गया। यानी कि क्या है, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ है उसको भी लेंगे, और जो अगर किसी भी संख्या में अगर एक बार भी आ रहा है उसको भी संयुक्त रूप से लेकर के जब गुणा करेंगे और जो संख्या निकलेगा वही क्या होगा हमारा, वही संख्या हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। इस प्रकार हमने एलसीएम देखा। उसके बाद से देखते हैं, उसके बाद से कह रहा है कि दो धनात्मक के पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए बी होता है। बहुत सुंदर, देखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला ही निकल करके आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, संख्याओं का एचसीएफ गुणे संख्याओं का एलसीएम होता है। यह आप लोगों को हमारे ख्याल से पहले पार्ट में ही 1.2 में पढ़ना है, 2 में कुछ 3 में भी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो संख्या ले लेते हैं। पहली संख्या हमने ले लिया 12, दूसरी संख्या हमने क्या ले लिया 16 ले लिया। पहली संख्या दूसरी संख्या निकल गया। अगर हम दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना हो गया, यानी कि अगर दो संख्या का मान दिया और एक फिर उसमें एलसीएफ दे दे या फिर एचसीएफ दे दे। अगर यहां पर कलम सूत्र लिख देते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ है और गुणे क्या होगा आपका एलसीएम, ठीक है। यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का एचसीएफ गुणे संख्याओं का एलसीएम। अगर देखिए यहाँ पर क्या है, 4 बात लिखा हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या फिर एचसीएफ और फिर क्या है आपका एलसीएम। अगर इनमें से कोई 3 बात दिया तो चौथा हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा, अब हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा एचसीएफ, इन दोनों में क्या होगा एचसीएफ ले लेते हैं हम 4। एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि 4 के 12 3 उभयनिष्ठ, यहाँ पे 4 उभयनिष्ठ होगा। अच्छा चौका सॉरी, यहाँ पे विचार क्या है 4 उभयनिष्ठ है, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ बराबर हो गया हमारा 4। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है आपका एलसीएम। ध्यान दीजिएगा एलसीएम कैसे इस सूत्र के माध्यम से हम ज्ञात करें। पहली संख्या मान कितना है, तो पहली संख्या हो गया हमारा 12, दूसरी संख्या क्या है 16 है, और फिर एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है 4, और गुणे क्या लिख देते हैं एलसीएम लिख देते हैं, ठीक है। 4 इधर गुणा में इधर कितना होगा भाग में होगा, यानी कि 12 गुणे 16 बटा 4 बराबर क्या हो गया आपका एलसीएम। कटाएंगे, चट्टों पे कितना हो गया 16 हो गया, और यानी कि क्या बच गया हमारा 12 गुणे 4, यानी कि बच गया आपका 48, और 48 क्या निकल के आया, तो 48 हमारा 12 और
16 का एलसीएम निकल करके आया। कितना निकल करके आया? यानी कि 3 दिया हुआ था, पहली संख्या दूसरी संख्या, और फिर उसके बाद से संख्याओं का एलसीएम। तो इस सूत्र के मदद से हमने क्या किया, हमने संख्याओं का ज्ञात कर लिया आपका एलसीएम। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए अगर एलसीएम ना देकर के यहाँ पे एलसीएम दे दे और कहें कि आप एलसीएम ज्ञात करें तो उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम दिया हो और किसी एक संख्या का मान दिया हो तो दूसरी संख्या का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछता है और बिहार सरकार का जो बोर्ड एग्जाम होता है फाइनल, उसमें आपको 2 नंबर या फिर कभी कभी 5 नंबर प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो ध्यान से इसको समझिएगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद से है डायरेक्ट प्रश्न आता है यहाँ पे, वस्तुनिष्ठ के रूप में आएगा और हल करने के लिए भी आएगा। ध्यान दीजिएगा, कहे कि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है जहां पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा, जब भी अभाज्य संख्या का होगा रूट में होगा। अभाज्य संख्या का कह रहा है कि पी एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बराबर क्या है, पी है। और मान लेते हैं कि पी के मान कुछ लिख देते हैं, जैसे हमने 11 लिख दिया। ठीक है, 11 क्या है यहाँ पे, 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभी बताए थे परिभाषा, अभाज्य संख्या क्या होगा, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो 11 उसी तरीके की संख्या है, यानी कि इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। और फिर कह रहे हैं कि जब इसको हम रूट में करेंगे, क्या करेंगे, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या यानी कि जब से ही हमने क्या किया, कोई अभाज्य संख्या है और उसमें क्या किया, रूट लगा दिया, तो संख्या क्या हो जाएगा आपका, फिक्स है कि अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और बहुत सारा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। 1 पॉइंट हमारे ख्याल से प्रश्नावली 1.3 में आपको हल सिद्ध करने के लिए देगा। सिद्ध करें कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब भी देगा तो ये 5 नंबर में देगा। रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों को हम इसी के तथ्य मान करके और हल करेंगे। देखिएगा अपने जब हम इसका चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे तो। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर अभाज्य संख्या है उसके ऊपर हम रूट लगाते हैं, फिर वह रूट में होती है, तो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, करेगी किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1, 2 और 1 5 होना आवश्यक है। यहां पे स्पष्ट ये फॉर्मूला है। इससे हम क्या करेंगे, शांत और अशांत दशमलव का पहचान करेंगे। ठीक है, देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, फिर से कर रहा है, फिर से सुनिएगा। करें कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 होगा। इसका शर्त क्या है, तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 तभी होगा जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1, 2 और 1 5 रहे, तभी क्या करेगा, शर्त को पूरा करेगा, तभी क्या होगा, वह 0 पे समाप्त होगा। एक हम संख्या लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 है और 10 क्या है, 10 0 पे समाप्त हुआ है। 10 किस पे समाप्त हुआ है, 0 पे, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे क्या है, इकाई के स्थान पे यहाँ पे हम शून्य देख रहे हैं। अब देखिएगा ये शून्य पे समाप्त क्यों हुआ है, कारण क्या है इसका, तो कारण है कि 2 है इसके अभाज्य गुणनखंड में और 5 है। देखिएगा 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 लिखेंगे। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, यानी कि अगर 10 के इकाई के स्थान पे, संख्या 10 में अगर इकाई के स्थान पे अगर शून्य आया है, इसका मतलब क्या है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1, 2 और 1 5 स्पष्ट रूप से यहाँ पे मिलेगा। तो कोई भी संख्या जो 0 पे समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, कम से कम 1, 2 और 1 5 होना चाहिए। अगर सिर्फ 1, 2 भी होता है या 1 5 होता है तो वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। दूसरा हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा जैसे 12 हो गया, 12 का गुणनखंड क्या होगा, 3 × 2 और फिर यहाँ पे क्या होगा, 2, 2 3 दूनी 6, 6 दूनी क्या हो गया, 12। तो यहाँ पे देखिएगा एक आपका 2 तो है, एक के अलावा एक और 2 है, लेकिन 5 नहीं है, इसलिए क्या है, 12 0 पे समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे इसके इकाई के स्थान पे क्या है, इकाई के स्थान पे हम 2 देख रहे हैं। इसी तरीके का एक अन्य संख्या लेकर के हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 30 है। अब 30 तो आपको दिख रहा है कि 30 क्या है, 0 पे समाप्त हुआ है। 0 पे समाप्त हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसके इकाई के स्थान पे 0 है। तो शर्त, ये किस शर्त को पूरा कर रहा है, तो यह शर्त को पूरा कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, कम से कम 1, 2 और 1 5 यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। देखिए कैसे 30 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे जोड़ेंगे,
2 हो गया, और 2 3 6, और 6 5 क्या हो गया 30 हो गया। यानी कि 30 का अगर अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो क्या रहा है 3 संख्या आ रहा है, 2 हो गया, एक 3 हो गया, और एक क्या हो गया आपका 5 हो गया। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या है 1 2 है और एक क्या है 5 है, तभी तो होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5 दूनी हम 10 लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 लिख दिए, यही क्या हो गया आपका 10 3 30 हो गया। यानी कि 30 पर 30 जो संख्या है 0 पे समाप्त हुआ है। इसका कारण क्या है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 2 और 1 5 यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तब कोई भी संख्या 0 पे समाप्त तभी होगी जब कम से कम उसका अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए 1 5 और 1 2 होना आवश्यक है। इसके बाद से देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा एबी चैप्टर जो आपका फर्स्ट है उसमें इसका उपयोग किया जाएगा, शांत दशमलव अशांत दशमलव। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि हर का गुणनखंड करने पर यहाँ पे 2 के पावर n होगा, 2 के पावर n, यहाँ पे क्या होगा आपका 5 के पावर n होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, यहाँ पे क्या हो जाएगा थोड़ा सा मिस्टेक से छूट गया है, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर क्या हो गया m हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, देखिएगा ध्यान से दशमलव प्रसार करें कि 2 के पावर n के रूप में होने पर है शांत दशमलव, करें कि यदि हर का गुणनखंड है, देखिएगा ध्यान से शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो देखिए कैसे हम पहचाने कि कोई सा जो दशमलव प्रसार दिया हुआ यानी कि जो बट्टा में संख्या है अगर उसको हम भाग देते हैं तो पूर्णतः क्या होगा वह शांत होगा या फिर अशांत होगा। शांत यानी क्या होता है, जैसे देखिएगा 3 में हमने क्या किया 2 से भाग दिया तो क्या होगा एक बार में कट गया, एक बार भाग लगाना यहाँ पे 2 2 4 तो अधिक हो जाएगा, एक बार में होगा 1 बच गया 1 पे 0, यानी कि क्या हो गया 10 हो गया, 10 में 2 से भाग दिया तो कितना आएगा 5, यानी कि 3/2 में जब हमने 3 में जब 2 से भाग दिया तो कितना मान निकल करके आया 1.5। 1.5 क्या है, तो इसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव। क्या कहेंगे शांत दशमलव, क्योंकि ये जो संख्या है अब इसके बाद ये आगे विभाजित नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो गया शांत हो गया फाइनली, अब इससे भी इसका मान क्या होगा अधिक नहीं होगा, ठीक है। अशांत कब होगा तब देखिएगा, अब ये शांत क्यों होगा क्योंकि इसका जो हर है, हर में क्या है 2 है, यानी कि हर इसका क्या है 2 के पावर n के रूप में। तो जब भी कोई संख्या भिन्न के रूप में अपनी बट्टा के रूप में दी गई हो और उसका हर क्या हो 2 के पावर n के रूप में हो तो भी वो क्या होगा शांत दशमलव, या 5 के पावर m के रूप में हो तो भी वह क्या होगा आपका शांत दशमलव, या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में हो तभी वह कैसा दशमलव होगा शांत दशमलव होगा। लेकिन अगर उसी संख्या के हर में 2 के पावर n भी है और 2 के पावर m भी है लेकिन कोई अन्य अभाज्य संख्या उसमें आती है तब वह संख्या क्या हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती होगा, यानी कि अशांत दशमलव होगा। इसका एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गया आपका 10 और मान लीजिए यहाँ पे हम 3 से भाग देना है, 10 में कितना से भाग देना है 3 से भाग देना। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो 10/3 हम लिखे हुए हैं इसके हर में क्या है, हर में हर न तो 2 के पावर n और न ही 2 के पावर जो नहीं 5 के पावर m के रूप में है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे कोई अन्य अभाज्य संख्या है, इसलिए क्या होगा यह अशांत दशमलव होगा। क्यों अशांत दशमलव होगा यहाँ पे देखिएगा, हम भाग दे रहे हैं क्या होगा आपका 10 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार भाग लाएगा, तीसरी गला हो गया, अब पॉइंट लगेगा 1 बच रहा है, 1 के ऊपर फिर क्या होगा आपका 0 यानी कि 10 हो गया, फिर 10 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो फिर क्या होगा 3 होगा, फिर 1 शेष बचेगा और फिर क्या होगा आपका जब हम 10 में 3 से भाग देंगे तो फिर 3 बार में जाएगा और यहाँ पे 3 बार में यह अनंत बार में जाएगा, 3 बार में भाग क्या होगा 3 से अनंत बार तक भाग लगेगा, यानी कि यहाँ पे क्या है अशांत है, ये संख्या जो है रुकने का नाम नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्या था यहीं पर शांत हो गया है, यानी कि जो फाइनली कट के मान आ गया हमारा पॉइंट के बाद भी जाकर के जो रुक गया कहीं पे उसको क्या बोलेंगे शांत। लेकिन यहाँ पे क्या ये डॉट 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 चलते जा रहे हैं और कहाँ तक जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए क्या होगा यह हो जाएगा आपका अशांत दशमलव। और यहाँ पे बार बार लिखने के लिए एक संकेत आता है, या तो हम डॉट डॉट कर दे या फिर यहाँ पे बार का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है ना, इसको रेकरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यानी कि 3 जो हमारा मान निकल के आया 3 के ऊपर रेकरिंग है, यह क्या है आपका यह हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव। क्या होगा आपका अशांत दशमलव, ठीक है।
ये हो जाएगा आपका अशांत दशमलव, ये क्या होगा आपका शांत दशमलव। एक और आता है यहाँ पे, एक आता है हमारा अशांत अनावर्ती। अब अशांत अनावर्ती क्या होगा देखिएगा, एक इसका और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कि आपने मान लिया कि कोई सिर्फ 3 ही दोहरा रहा है, हो सकता है कि 7.321 यानी कि 3 संख्या भी रिपीट करें, तो ये भी क्या होगा आपका हमारा, ये भी इसको भी हम लोग बोलेंगे, इसे बोलेंगे अशांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव, क्योंकि बार बार ये आ रहा है। या मान लीजिए कि 3 2 आ गया, सिर्फ 2 ही रिपीट कर रहा है, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको भी बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, यानी कि कोई खास संख्या क्या होगा, एक निश्चित संख्या बार बार दोहरा रहा है, ठीक है ना, और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, वो किसमें आएगा आपका अशांत आवर्ती दशमलव। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है और उसमें भाग देते हैं, मान अगर आपका ऐसे निकल के आ रहा है, 1 हो गया, फिर 0 1, और फिर क्या होगा, डबल 0 के बाद 1 आएगा, और फिर क्या होगा आपका 000 के बाद 1 आएगा, फिर क्या होगा आपका 4 0 के बाद 1 आएगा। इस संख्या के जो मान हो गया, फिर इसका जो संख्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका अशांत अनावर्ती होगा। अशांत क्या होगा, अनावर्ती। तो आपने इसमें क्या देखा, शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव किसे कहते हैं, और फिर अशांत आवर्ती किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद देख लेते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाएगा प्रश्नावली फर्स्ट में, इसका उपयोग होगा। अब इसके बाद से देखते हैं आगे क्या है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट कोचिंग सेंटर कर्सर, जो कि 2023 का जो परिणाम था, यहाँ पे देखिएगा जो बच्चे हमारे यहाँ उत्तीर्ण हुए हैं सर्वोच्च अंक के साथ, तो आप लोग को दिखला दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे विशाल कुमार यादव, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर करते हैं, ये देख लीजिएगा, ये बड़ा रूप में है। देखिएगा 2023 में विशाल कुमार ने 451 अंक लाया था, हमारे यहाँ से कितना अंक लाए थे, 451, यानी कि 90.2%। उसके बाद से इंटरमीडिएट में सरिता कुमारी 82.4 लाई थी, फिर उसके बाद से प्रिया कुमारी गुप्ता 81.2, पलक कुमारी 81.8। अगर आप भी इन बच्चों की तरह टॉप करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से जुड़ के देखिए। इसके अलावा देखिएगा हमारे संस्थान में सुविधा क्या है वर्तमान समय में, ठीक है, करें कि हमसे क्यों जुड़े। अब अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि हम क्यों आए, कंप्लीट हम क्यों आए, तो आने का कारण क्या है, ठीक है। अब देख रहे हैं नियमित टेस्ट, उसके बाद से क्या है न्यूनतम मासिक शुल्क हम लोग बहुत ही कम लेते हैं। उसके बाद से क्या है डिजिटल बोर्ड, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है, उसके माध्यम से आप लोग पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या है करियर गाइडेंस, यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया, 10वीं पास करके, तो उसके बाद से आपको क्या करना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। और तमाम बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी गए हैं और गवर्नमेंट सेक्टर का जो प्रोसेस होता है उसमें भी है। उसके बाद से यहाँ पे मुद्रित क्लास नोट्स, अगर आप हमसे PDF लेना चाहते हैं, जो भी वर्ग 10 में विषय आपका फिर इंटरमीडिएट में सबका हमने PDF तैयार करके रखा हुआ है, वस्तुनिष्ठ हो या फिर आपका सब्जेक्टिव सबका तैयार करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है मुद्रित प्रिंट करा करके आपको नोट्स दिया जाएगा, और जिसका क्या होता है जिसमें से भर भर के प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या है मुद्रित प्रश्न पत्र है, यानी कि जो भी टेस्ट होता है उन सभी टेस्ट का क्या होता है, सभी टेस्ट आपका प्रिंट आउट होता है। कुछ है आपको हम दिखला दे रहे हैं यहाँ पे देखिएगा हम लोग का क्या है नोट्स है कि आपका केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद से जीव विज्ञान का नोट्स है ये, उसके बाद से भौतिक विज्ञान का नोट्स है, और फिर वहाँ पे इतिहास का है, सभी विषय का है। तो बस हम कहेंगे कि अगर आप वर्ग 10 में इंटरमीडिएट में टॉप करना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे संस्थान से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।